Recording in progress. अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आपने ये जान लिया कि सर जी या तो हम आरओआर, और ये ना इंडिविजुअल के ऊपर ही आता है बेटा सवाल, या तो आरओआर या तो आरएनओआर या फिर नॉन रेजी, यही होता था ना, ये याद है ना रे? और बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया ना समझ पूरा? बोलोगे तो नहीं ना बच्चे? वेरी 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 गुड। रेजिडेंशियल से आता है। हाँ हाँ, आप अगर मैं बोलूँ सीए और सी में वाले बच्चे 10 नंबर की उम्मीद लेके चलो, हालांकि छोटा चैप्टर पर इंस्टीट्यूट पूछता है, और सीएस के अंदर 3 से 4 एमसीक्यूज आएंगे। रेजिडेंशियल इज लाइक मतलब पूछते ही पूछते हैं वो ये चीज़, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना आए, तो दोनों सिचुएशन। या तो आप आरओआर हो या फिर आरएनओआर या फिर नॉन रेज। मान लो कौन सा साल है जी? 22-23, अभी भी जो साल खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज समझो ना, पर्पस समझो ना पहले। सर जी हम ये सारी आरओआर आ रहे हैं क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनकी जहाँ की भी इनकम होती है, ऐसा नहीं होता ना तीनों के लिए पूरी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या रूल होता था? सबसे पहला, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। हमने कमाई कहाँ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हो सकता है आपने कमाई हो बाहर, यूएसए में कमाई हो, कनाडा में कमाई हो, लेकिन आपने रिसीव कहाँ कर ली है? और रिसीव का मतलब याद करो, मैं आपको बताता था, फर्स्ट रिसिप्ट। मान लो बाहर नौकरी कर रहे हो, आप बाहर गए थे, कंपनी ने आप बोला आपको सैलरी देनी है, आपने अपना बेटे कालका जी में जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल दे दी, कंपनी ने आपकी सैलरी कालका जी के बैंक अकाउंट में डाल दी। आपने मेहनत करी कनाडा में, मुझे बताइए आरओआर के लिए क्या होगा? तो सबसे पहला थंब रूल बताता हूँ, इनकम अगर आप कहीं भी कमा रहे हो, अगर आपने रिसीव इंडिया में कर ली ना, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। दिस इज थंब रूल नंबर 1। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर ऑल। आपके दिमाग में आएगा सर अगर मैं 10 साल से कनाडा में नौकरी कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, अब वो मैं लेकर आऊँगा या छोड़ दूंगा वहाँ पे? लेकर आऊँगा। सो इज दैट रिसीव्ड इन इंडिया? नो, दैट्स कॉल्ड रेमिटेंस। आपकी बाहर नौकरी चल रही है, आपको पता है कि मैं इंडिया के कालका जी अकाउंट में तो डाल नहीं पाऊंगा, आपने वहीं पे अपना बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट खुला, वहाँ पैसा डाल दिया, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स को पैसा देना है तो आपने उनको अपने इधर का एटीएम दे रखा है। आप वहाँ का पैसा अगर इधर ट्रांसफर करते हो, इज इट रिसीव्ड इन इंडिया? नो। रिसीव्ड का मतलब देखो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट रिसिप्ट। फर्स्ट रिसिप्ट। मैं एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में पैसा डाल रहा हूँ, वो थोड़ा ना रिसीव्ड होता है, वो तो रेमिटेंस होता है। अगर मेरी कंपनी डायरेक्ट पैसा दे देगी, दैट इज कॉल्ड रिसीव्ड। लेकिन अगर एक बार मेरे को उस अकाउंट में दे दिया, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ भाई, मैं इधर यहाँ से ट्रांसफर, मान लो जैसे आपके बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में डाल रहे हो, तो आप खुश हो जाते हो, माय गॉड मेरा पेटीएम वॉलेट बढ़ गया, तुम्हारे अकाउंट से तो गया है बेटे, समझ रहे हो? वो तो रेमिटेंस है ना, तुम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल रहे हो, वो रिसीव्ड थोड़ा ना होता है, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। रिसीव्ड क्या होता है? फर्स्ट रिसीव्ड। क्लियर है जी? तो सर कहने का मतलब ये, पेपर में ऐसा आ सकता है, एक इंसान है उसने 10 करोड़ कमा लिए और वो कनाडा में था और वो इंडिया में आ रहा है, सो 10 करोड़ आ रहे हैं, तो आरओआर के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई, क्योंकि जिस साल की इनकम आता होगी ना भाई, जब भी है। आज कनाडा के अंदर यूएसए के लोग कितने सारे, अभी जैसे रिसेंटली मुझे कल पता लगा, जागृति मैम की एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा अर्न कर रही है, 5-6 साल से यूएसए में, अब वो आ रही है, तो डेफिनेटली उनका ऐसा सवाल हो कि मैं जो पैसा लेकर आऊँगी, ठीक है, तो उसका क्या होगा? कोई टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जिस साल आपने कमाया उस साल देखा जाता है उस इनकम के बाद, और पुराने सालों की इनकम को थोड़ा सा टैक्सेबिलिटी बनाता रहूँगा आपकी। बताइए, क्लियर है? चलिए, और आपको ये तो पता है ना, आरओआर की कुछ भी इनकम हो पूरे वर्ल्ड में, दैट इज टैक्सेबल इन। सबसे पहला थंब रूल हो गया, इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। Second, for ROR, the entire income is taxable. It is not anywhere. कुछ भी हो, तू चाहे वर्ल्ड में कहीं भी कमा ले, समझ रहे? अगर आप ROR हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चे? टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम अक्रूड इन इंडिया। भाई अगर इंडिया में आके मेहनत करोगे, आईपीएल मैच खेलोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदोगे, यहाँ के शेयर्स खरीदोगे,
यहाँ की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो मेहनत तो इंडिया की है वो. इफ इनकम इज अक्रूड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल. ये 3 थंब रूल होते हैं. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर ऑल, इनकम अक्रूड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर ऑल, फॉर ROR द एंटायर इनकम इज टैक्सेबल. ये 3 थंब रूल आपको याद रखने. इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया ROR के लिए, इसके लिए बताओ रे, बताओ रे. RNOR के लिए नॉन टैक्सेबल और इसके लिए भी income accrued outside India but controlled from India. Controlled. दौरे ROR की तो जिंदगी खराब है बेटे. RNOR एग्जैक्टली ध्यान रखना है, क्योंकि जब कंट्रोल्ड वर्ड आता था ना तो RNOR के लिए भी टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट के लिए. यहाँ पे बच्चा गलती करता है. और अगर मैं इनकम अक्रूड इन इंडिया लिखवाया था, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लिखवा दूं 2A, जिसमें मैं लिख दूं अक्रूड इन इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. सरकार कहती है सब कुछ नहीं होता, कंट्रोल कुछ नहीं होता. जब अपने लिए टैक्सेबल करना था तो कर दिया कंट्रोल. कह रहे ये सब कुछ नहीं होता, अक्रूड इन इंडिया है ना टैक्सेबल होगा. समझ रहे हो? तो पेपर में ऐसे कंफ्यूज मत होना. वो कह रहे अक्रूड इधर है लेकिन इधर कंट्रोल में सरकार कहते नहीं, इस पर फोकस करो. मतलब अक्रूड आउटसाइड इंडिया होता है तो क्या कहती है कंट्रोल. समझ रहे हो? तो ध्यान रखना बेटे. बस बेटे कर लिया आपने, ऑलमोस्ट हो गया. बस 11-12 थे वो बोलूंगा. एग्रीकल्चर तो तुम डेवलप्ड हो, जब तुमने करा था तुम छोटे छोटे बच्चे आए थे. कार्तिक तो इतना छोटा सा था. तो इतना बड़ा छोटा हो गया. ठीक है, तो बेसिकली अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कौन कौन से मैंने बताया था आपको. एग्रीकल्चर, चलो ऐसे करते हैं. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, लिख देता हूं रजिस्टर वगैरह दिमाग में. डिविडेंड मिल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी. पहली बात भाई साहब, डिविडेंड जिनका सारा कर चुके हो. डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल है कि नहीं है? है. कौन से हेड में? अदर सोर्स में. TDS भी कर चुके हो 10%. समझ रहे हो? सारी बातें देख चुके हो आज के टाइम. तो डिविडेंड टैक्सेबल तो है. ROR के लिए बिल्कुल होगा, RNOR के लिए, तीनों के लिए होगा, बिकॉज इट इज अक्रूड इन इंडिया. भाई इंडियन कंपनी से मिल रहा है तुम्हें. और अगर यही डिविडेंड रिसीव्ड अगर फॉरेन कंपनी से होता, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और अगर मैं इसके आगे लाइन लिख देता डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाता. क्योंकि इफ आई से इफ समथिंग इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया तो क्या होगा? टैक्सेबल फॉर ऑल. क्योंकि अगर रिसीव हो चुका है तो टैक्सेबल फॉर. एक बार फिर से बोल. अक्रूड आउटसाइड इंडिया, तो मतलब तो ये कह रहा है डिविडेंड के एंगल से कह रहा है. ये जो कंट्रोल वाला पॉइंट है ना, ये बिजनेस और प्रोफेशनल लिखा हुआ है इसमें, डिविडेंड भी नहीं आया. ये जो देखो कंट्रोल का वर्ड है ना, ये वाला कब आएगा? बिजनेस इन USA कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. तो ROR RNOR के लिए टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं. हर चीज पे नहीं है वो डिविडेंड इंटरेस्ट.
अच्छा अब मेरे को बताइए, इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, हाँ क्या होगा? तो क्या करूँ डायरेक्ट? अब मैं आपको बोल रहा हूँ एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, हाँ एग्रीकल्चरल इनकम, और एग्रीकल्चर लैंड किधर है? ये इंडिया मैंने क्यों लिखा? बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड इज इन इंडिया। गुड, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम बट द एग्रीकल्चर लैंड इज लोकेटेड इन नेपाल। अब क्या होगा? इट इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया आरओआर के लिए, नॉन टैक्सेबल। कहिए साहब, क्लियर है? लोन रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया, आई एम सॉरी, लोन रिसीव्ड इन इंडिया, एग्जैक्टली। लोन पे फोकस करिए, मैं अभी तक सारे पॉइंट पे जब भी लिख रहा हूँ वो इनकम लिख रहा हूँ। तो लोन रिसीव्ड फ्रॉम यूएसए इन इंडिया, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, पास्ट अनटैक्स, पुराने सालों की कुछ अनटैक्स्ड इनकम, नॉट टैक्सेबल। भाई जिस साल की होती है उसी साल में टैक्सेबिलिटी होती है। पुराने सालों की इनकम आप इंडिया लेकर आ रहे हो, ब्रॉट इनटू इंडिया लेकर आ रहे हो, तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद मैंने आपके साथ बात करी थी ना, सारी बातें कर लेता हूँ बेटे, बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर जाएगा। ये सारी बातें हुई थी अक्रूड की, फिर सरकार बोलती थी कि कई पॉइंट्स है जिसमें डीम्ड अक्रूड करना पड़ रहा था, याद है आपको? अगर आपको याद हो ना आपके नोट्स में, एक तो यहाँ पे लिखा होगा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड रिसीव्ड पे ज्यादा एनालिसिस नहीं है, पीएम के पैसे को डीम्ड रिसीव बोला जाता था, वो होता था बड़ा फर्क। लेकिन अक्रूड वाले को मैंने गहराई से कहा, इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। और डीम्ड अक्रूड के अंदर 3 पॉइंट मेन होते थे, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। ध्यान से सुनिएगा, सवाल भी आएगा आपके पास आज। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत है, तो वो भाई इंडिया से भी लोन ले सकती है, लेकिन बाहर एक इंसान है यूएसए में जो कि बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। जैसे कि इसको नीड फंड्स है 1000 करोड़, इसने बोला मैं आपको दे दूंगा 1000 करोड़, आई विल डिसबर्स यू, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4%। मुझे बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया में तो 9% में मिल रहा है और बाहर 4% मिल रहा है, कहाँ से लेगा ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक द लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो आप मुझे बताइए जब साल खत्म हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कुछ इनकम देगी बेटा? कितने रुपए की इनकम हो जाएगी इसकी? मैं लोन रीपेमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं उस लोन पे ब्याज की बात कर रहा हूँ, 40 करोड़। मिस्टर ए को कितने की इनकम होगी बेटे? मुद्दे की बात ये है, सरकार, मिस्टर ए कह रहा है मैं आज तक इंडिया नहीं आया, मैं यूएसए का ही सिटीजन हूँ। आप मुझे बताइए सरकार ने क्या बोल दिया इस इनकम को? डीम्ड अक्रूड इन। और अगर ये डीम्ड अक्रूड इन इंडिया है ना भाई, तो चाहे तुम आरओआर हो तो भी टैक्सेबल, चाहे तुम आरएनओआर हो तो भी टैक्सेबल, और अब नॉन रेजिडेंट हो तो भी। वो अलग था, और नॉन रेजिडेंट पे टीडीएस के प्रोविजन आपने जरा से ही करे हुए हैं, बट वैसे आपको बता रहा हूँ होगा उस पर भी टीडीएस कट जाएगा। बट मुद्दे की बात ये है, ये कह रहा है मैं तो कभी इंडिया नहीं आया, मैंने तो कोई मेहनत नहीं करी, मेरे ऊपर क्यों टैक्स कट रहा है? क्योंकि सरकार ने बोला ठीक है भाई तेरी इंडिया की मेहनत दी है ना, ले हम एक सेक्शन 9 के अंदर लिख देते हैं दैट दिस इज डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह कोई भी होता, एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो रिलायंस, क्या रिलायंस को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है बेटे? बिल्कुल पड़ सकती है जी।
मोबाइल में लोन चल रहा है बेटे, हाउसिंग लोन, कार लोन, बाइक लोन, क्या करो, क्या पैसे नहीं। पहले कैश लोन लिया, कैश है और वाइट ब्रो, नींबू पानी में बस की टिकट है और ये मैं आधा पी चुका हूँ और यहाँ तो टिकट मिल सकता, आपने उसको रख के ढका नहीं होगा। पर ये ऊपर से कैसे गिर रही है टिकट? चलिए, एनीवेज, एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, और उसने भाई लोन किससे लिया है जी? मिस्टर ए से। ध्यान से सुनिएगा, सेम फिगर लिख दूंगा, 1000 करोड़ के लोन की जरूरत है, ब्याज कितना परसेंट चल रहा है? 4%, तो मिस्टर ए को इनकम कितने की हो जाएगी? 40 करोड़। मुद्दे की बात ये है, इज इट डीम्ड अक्रूड इन इंडिया और नॉट डीम्ड अक्रूड इन इंडिया? ये किस चीज़ पे डिपेंड होता था, कुछ याद आ रहा है? इस लोन का यूसेज कहाँ? मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए ने इसको लोन दिया ना, लोन डिसबर्स करा, अब ये डिपेंड करता है कि ये जो इंसान है इस लोन का क्या करता है। अगर तो लोन इज यूज्ड इन इंडिया, भाई रिलायंस को पैसा चाहिए टेलीकॉम सेक्टर में डालने के लिए, कहाँ पे? इंडिया में, रिलायंस जियो, तो उसने लोन लिया और उससे टावर्स, हेड ऑफिस, ऑफिसेस, सिम कार्ड्स, मशीनरी, लाइसेंस फीस सब कुछ पे करा, तो वो लोन का पैसा यूज कहाँ कर रहा है? इंडिया में, एंड इट इज यूज्ड इन इंडिया, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। और अगर रिलायंस की इंटेंशन ये थी कि भाई मेरे को 1000 करोड़ दे दे और मैं चाइना के अंदर टेलीकॉम लाइसेंस लेना चाह रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा, ठीक है, चाइना की, चाइना में करो। हाँ बेटे, सेम एग्जाम्पल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लो, यूएस से ले ले, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली चाइना के अंदर अगर टेलीकॉम लाइसेंस स्टार्ट हो रहा है, मुझे बताइए अब इसको मैं क्या बोलूँगा? डीम्ड अक्रूड इन इंडिया? नारे, इसको क्या बोल दूंगा? अक्रूड आउटसाइड। और अगर डीम्ड अक्रूड इन इंडिया था ऊपर वाले केस में, तो चाहे आप RO RNO या नॉन रेजिडेंट हो, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा? RO। और ये कंपनी आप चाहे रिलायंस ले लो, चाहे आप कोई इंडिविजुअल ले लो, चाहे कोई रेजिडेंट ले लो, चाहे कोई नॉन रेजिडेंट ले लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो पैसा इंडिया में यूज हो रहा है, तो यूसेज पैसा जिससे भी आपने लोन लिया, जिसको भी आप ब्याज दे रहे हो, तो डीम्ड अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा, बिकॉज़ ऑफ दोस फंड। मान लो यूएस से में एक बंदा है, उसने लोन भी यूएसए से लिया है, बट दे आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया आउट ऑफ दैट मनी, तो उसको मैं डीम्ड अक्रूड इन इंडिया ही बोलूँगा अभी। क्योंकि मेरे लिए मेन मुद्दे की बात क्या है, इस लोन का यूसेज कहाँ है। आप दोनों, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या गवर्नमेंट के केस में देख रहा था कहाँ यूज कर रहा? नहीं, तो गवर्नमेंट अगर बाहर भी कर दे तो भी मैं उसको क्या बोल दूंगा? डीम्ड अक्रूड इन। कहिए साहब, कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोगों ने करा था रॉयल्टी। मान लो गवर्नमेंट ने, यूएस से गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिए, भाई करप्शन कैसे हटाई जाए, गवर्नमेंट ने बोला एक फॉर्मूला दूंगी, करप्शन हट जाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बहुत सारा पैसा दिया। आप मुझे बताइए, वो जो रॉयल्टी इनकम है जो यूएस से गवर्नमेंट को मिली, उसको क्या बोल दूंगा मैं? डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। और यही चीज अगर रिलायंस बाहर वाली कंपनी को किसी को देती पैसा तो डिपेंड करता है वो जो मैंने फॉर्मूला लिया वो यूज कहाँ करा। अगर वो फॉर्मूला इंडिया में यूज है तो डीम्ड अक्रूड इन इंडिया, और अगर वो बाहर है तो अक्रूड आउटसाइड। थर्ड पॉइंट होता था फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। मेरी कोई प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, अगर तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बाहर वाले को दी है, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। उसके अलावा अगर कोई और है तो मैंने उसकी जो सर्विस है वो ली कहाँ है, इंडिया की मशीन है या बाहर की मशीन? अगर वो इंडिया में लोकेटेड मशीन है तो डीम्ड अक्रूड इन इंडिया, और अगर चाइना में लोकेटेड मशीन है तो जो भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहा हूँ दैट इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया। अगर डीम्ड अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा तो ROR RN1 नॉन रेजिडेंट तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्या आपको समझ आ रही है बातें? 2 पॉइंट रह गए फिर खत्म है बात। याद करो आपने सैलरी चैप्टर करा था, अलाउंसेस करे थे, परक्विजिट करे थे,
लेकिन अगर एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट का अगर बाहर नौकरी करने जा रहा है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे, तो सरकार ने बहुत गलत करा था बेटे उस एम्प्लॉय के साथ। सरकार ने बोला था, हाँ 10-7 गुड, सरकार ने बोला था कि अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करती है, और ये एम्प्लॉय किधर है, यूएस, आउटसाइड इंडिया, और ये एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं एग्जैक्ट बात रखूं, कोई भी फालतू का वर्ड नहीं लिख रहा बेटे, एकदम एग्जैक्ट बातें चल रही, ठीक है। गवर्नमेंट ने दी है जी सैलरी इस एम्प्लॉय को, और ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, और इसको कौन सी इनकम हो रही है, ऑब्वियसली मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सैलरी इनकम। तो ये बंदा कह रहा है मैं तो यूएसए में हूं ना, तो मैंने तो मेहनत बाहर करी है, तो ये तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया, पर गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया था इसको, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। तो ये जो भी सैलरी इसको मिल रही थी, अगर मैं बोलूं जितनी भी सैलरी थी, उसको पहले इसने क्या बोला, डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। आप मुझे बताइए क्या सही बात है? एक तो ये बंदा बाहर काम करने गया, सेंट्रल यूएसए की सरकार तो इससे टैक्स ले रही होगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या बोल दिया, दैट इज डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। और अगर ये डीम्ड अक्रूड इन इंडिया है, तो भैया तेरा रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी चल रहा हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तू चाहे आरओआर है, आरएनओआर है या नॉन रेजिडेंट है, क्या हो जाएगा बेटे, टैक्सेबल। तो बहुत नाराज हुआ, सरकार ने बोला नाराज मत हो, हम एक एग्जेम्पशन दे देंगे। कौन से सेक्शन में, 10 सबसेक्शन 7 में, जिसमें लिखा था कि सारे के सारे अलाउंसेस तेरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, और सारे के सारे परक्विजिट्स तेरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। कौन से, जो इंडिया में दे रहा हूँ, जो बाहर दे रहा हूँ, जो बाहर दे रहा हूँ, क्योंकि वहीं पे तो क्लैश है, बाहर की इनकम भी तो 2 सरकारें आ रही है, इंडिया में तो मैं लूंगा ही लूंगा टैक्स। तो जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी परक्विजिट्स, जो भी आउटसाइड इंडिया है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन। ये साहब क्लियर है सर? इसके अलावा डीम्ड अक्रूड इन इंडिया के अंदर क्या करा था, कुछ ऐसा खास नहीं करा था बेटे। बस आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो और जस्ट आप एक न्यूज एजेंसी हो, आप सिर्फ यहाँ से न्यूज कलेक्ट करके, बीबीसी न्यूज है, फॉक्स न्यूज है, अगर वहाँ पब्लिश करो, डज इट मीन डीम्ड अक्रूड इन इंडिया? नो, दैट डजंट मीन डीम्ड अक्रूड इन इंडिया। आप एक प्रोड्यूसर हो आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया में शूट करने के लिए आए हो, उसके बाद आप चले गए, तो 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की मूवी आपकी इंडिया के अंदर की शूटिंग है, तो क्या सरकार ये बोल देगी कि इतना पार्ट डीम्ड अक्रूड इन इंडिया है? नो, बस उसमें कंडीशन ये थी, अगर आप एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, यू शुड बी सिटीजन ऑफ, यू शुड नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप फर्म हो और आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी पार्टनर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। अगर आप कंपनी हो, तो जितने भी शेयर होल्डर है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। तो जस्ट आप मूवी इधर शूट करने के लिए हो, तो डीम्ड अक्रूड इन इंडिया नहीं बोला। अगर अनकट डायमंड डिस्प्ले करने आ रहे हो, ऐसा होता है, बहुत सारी वो है बच्चे, कमिटीज है डायमंड की भी होंगी, तो बाहर का कुछ डायमंड अगर इंडिया में सिर्फ ये दिखाना है, ये सैंपल्स है कुछ है, तो वो बंदे जब इधर आते थे तो ऑब्वियसली पैसा लेते थे कि जी अनकट डायमंड हमारे यहाँ की ये क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज हैं, तो बेसिकली उनको कंपनी पैसा देती होंगी इंडिया वाली। तो कह रहे थे जी हम इधर आएंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए आ रहे हैं डायमंड को, तो हमको जो पैसा मिल रहा है डिस्प्ले करने का, उसको आप अक्रूड इन इंडिया नहीं बनाओ। तो सरकार ने बोला था कि अगर आप जो भी डायमंड, अनकट डायमंड सर्टिफाइड कुछ लोग अगर वो डिस्प्ले करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में इंडिया में, तो बेसिकली उसको भी डीम्ड अक्रूड इन इंडिया नहीं बोला जाएगा। कहिए साहब, क्या यहाँ तक आपको सारा का सारा क्लियर है? वेरी 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 गुड।